चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मिसलेनियस किसकी वेक्टर की। आज कोशिश करेंगे इसको हम लपेट देते हैं पूरा, नहीं हो पाएगा तो देख लेंगे, कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन तो हो जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, और पहला ही जो ये क्वेश्चन भाई साहब ये आपका एग्जाम्पल ही दे दिया गया। कह रहे राइट द ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। जैसे वो जो एग्जाम्पल था मैंने दो मेथड से बताया था, इसको भी चलो बता देंगे। तो कह रहे हैं कि राइट ऑल यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। अब देखो जरा, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये 2D फिगर से भी हो जाएगा और ये 3D फिगर से भी हो जाएगा। मैं किससे बताऊँ, बताओ 3D से बता दें। 3D से क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। तो देखो मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक ये जेड एक्सिस है। कह रहे हैं एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन के साथ मान लो ये रहा एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या भाई साहब 1 है। इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। तो ये कंफर्म है कि वाई के साथ इसने 60 बनाया होगा, क्यों एक्स वाई प्लेन में। अब प्रॉब्लम आती है कि सर इसने जेड के साथ कितना बनाएगा। तो बस यहाँ पर यार एक चीज़ समझने की, इसको समझो बस अच्छे तरीके। देखिए जरा, खैर मैं डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन इसको समझो। ये हमारे पास एक्स प्लेन है, सॉरी प्लेन कह रहा हूँ यार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जल्दी आओ। तो ये एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पर अगर कोई सा भी वेक्टर लोगे तो ये जो जेड एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस और नो। अगर मैं एक्स वाई प्लेन पर एक वेक्टर लेता हूँ, ये मान लो, तो इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया 90 का। कितना का बनाया, अगर यहाँ कहीं पर भी ले लो एंगल कितना होगा 90 का, तो इसने जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया जी 90 डिग्री का। और हम तो क्या हम इस वेक्टर, मान लो आर वेक्टर है, तो क्या मैं आर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है और कॉस गामा होता है, यही तो उसके होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो एक बार एंगल कितना है 30, तो कॉस 30 कितना हो गया डियर √3/2। एक बार हो गया कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2। और एक क्या होगा कॉस 90, कॉस 90 कितना हो गया 0। तो ये क्या निकल के आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस को लेके जो भी वेक्टर बनता है वो क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो इनको लेके एक वेक्टर बना दो, तो √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 0 k कैप। तो ये आपका एक ऐसा यूनिट वेक्टर आ गया है जो एक्स वाई प्लेन पर भी है और एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपका ये यूनिट वेक्टर है, निकाल दो भाई, इसका मैग्नीट्यूड बना जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन तो खैर बच्चों ही वाला है। कह रहे फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। तो ये पॉइंट पी है मान लो और ये क्यू है, तो पी से क्यू को ज्वाइन करके जो एक वेक्टर बनना है, कह रहे हैं उसके स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड फाइंड करना। ठीक है, तो चलो जी x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। चलो पी क्यू वेक्टर बनेगा कैसे, इसको चलो पहले देखते हैं। हेलो, चलो देखो, तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, एंड में क्यू आ रहा है, तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ये हो गया, ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर निकल के आ गया। कह रहे हैं इसके स्केलर कंपोनेंट, तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं यही तो हमारे स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। यस और नो। तो अगर आपसे कोई बोले कि इसके स्केलर कंपोनेंट्स बताओ, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो गए x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z। और कह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है √ इनके स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलेनियस का, वेक्टर अलजेब्रा। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, क्यों दो तरीके से बताएंगे, क्योंकि यार हार्ड क्वेश्चन है ना, तो एक टीचर का फर्ज बन जाता है कि सिंपल तरीके से समझाओ। अगर आप क्लास 11th में होते तो मैं आपको कैसे बताता, और 12th में हो तो कैसे होता है। पहले इस क्वेश्चन को पहले एक्चुअली में समझते हैं।
कहते हैं अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, मतलब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है तो जल्दी से यार एक डायरेक्शन हल्का फुल्का सा बना लेते हैं। और ये तो छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि यार एक लड़की है वो 4 किलोमीटर चली है वेस्ट की तरफ, तो मैं उसके स्टार्टिंग जो पोजीशन है नॉर्मली मैं उसको यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ ओरिजिन पे। वैसे आप यहाँ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बट यहाँ पे इसको लेते हैं। 4 किलोमीटर ये चलिए वेस्ट में, तो मैंने कहा 1 किलोमीटर ये रहा, 2 किलोमीटर ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, मतलब वो लड़की इतना डिस्टेंस उसने क्या किया जी, कवर किया। ओ से ए पॉइंट तक आ गई, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया जी, 4 किलोमीटर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर अच्छा अब एक बात सुनो, मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ। जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है इस तरफ है, अब एक बच्चा मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ है, मान लो, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पर, एक बच्चा यहाँ पर, मैंने कहा नॉर्थ में चलो, तो जो बच्चा यहाँ खड़ा वो भी ऐसे ही जाएगा, यस और नो, और एक यहाँ खड़ा वो भी ऐसे ही जाएगा, और एक यहाँ खड़ा वो भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन तो उसकी लेंथ क्या इनफाइनाइट है वो तो, यस और नो। जहाँ आप खड़े हैं, मैंने कहा नॉर्थ में जाओ, तो आप उसी डायरेक्शन में आप चल देंगे। अब आप कहीं से इसमें आपने नई बात कौन सी बता दी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, क्या ये नॉर्थ का डायरेक्शन नहीं है? बिल्कुल है ये, यस और नो। ठीक है, इसका यूज कैसे हो उसको समझते हैं। कह रहे हैं ठीक है, देन उसके बाद सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। बस यहीं पे सारा खेल है, इसको बड़े मैं अलग लिख के समझाता हूँ। ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। अब समझना, मैंने आपको बताया था कि जब भी हिंदी इसकी हम लोग समझते हैं तो उल्टा समझो, नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ। अब वो लड़की खड़ी है यहाँ पे, समझना, तो इसके लिए नॉर्थ क्या होगा? क्या इसके लिए नॉर्थ ये नहीं होगा? यस और नो। अब ये मत सोचना कि इस लड़की को पहले यहाँ पे लेके आओगे, नहीं, इसके लिए नॉर्थ ही हो गया। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ एरा और ईस्ट यहाँ तो इस तरफ आ रही है, यस और नो। और कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 किलोमीटर का, और एंगल कितना इसके बीच में? 3 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर मान लो, ये 2 किलोमीटर। अब बहुत से बच्चे गलती करते क्या ना, 30 डिग्री देते हैं इसको, ये ही बस वो गलती कर देते हैं। बोला क्या है कि भैया ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, समझेंगे कैसे? नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ ये है, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कितना 30 हुआ ना ये, तो एंगल 30 कौन सा होगा? ये वाला एंगल था। बस इतनी बात अगर आप समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन ज़्यादा लॉजिक है नहीं एक्चुअली में। ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट। पहले तो यहाँ पर जाओ, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, बच्चे गलती करते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताना, मतलब एक वेक्टर ही बताना है आपको। ठीक है, फ्रॉम द हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल पॉइंट ये था, मतलब आपको क्या करना है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, यस और नो। ठीक है सर, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, बेसिक तरीके से समझाऊंगा, फिर दूसरा भाग बताएंगे। चलो इसको हटा ही देते हैं। अब समझना, ये डिस्टेंस कितना है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 3 किलोमीटर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अच्छा, ये भी पक्की बात है, अगर ये एंगल 30 है तो डियर ये कितना होगा? ये भी पक्की बात है। चलो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कर सकते हैं ना, आप मना नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। तो ए और बी और ये सी हो गया। ठीक, चलो मेरा टारगेट क्या है कि अगर मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे भी फाइंड कर लूँ, बी पॉइंट के, तो क्या मैं बी ओ वेक्टर नहीं फाइंड कर लूँगा? क्यों? ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। तो भैया हम वेक्टर फाइंड, तो बस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो कहने का मतलब है ये वाला डिस्टेंस पता कर लें और ये वाला पता कर लें, बात खत्म। तो चलो जी, ट्रायंगल ABC में देखते हैं, लगाओ साइन। तो साइन 60, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब कितना हुआ जी? BC। और हाइपोटेन्यूज कितनी है? 3। क्या चमका? साइन 60 की वैल्यू √3/2 और BC हो गया अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3√3/2। BC आ गया निकल के जी, बताओ। ठीक है, अब आ जाइए इसी ट्रायंगल में cos 60। तो cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अच्छा, इसके बेस कितना है जी? AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 3। तो ये हो गया 2AC = 3 और AC = 3/2 मतलब 1.5 मीटर।
क्लियर है। अब एक बात सुनो, AC निकल के आया 1.5 और OA कितना है 4, तो क्या OC बचा भैया कितना, माइनस कर देंगे 4 में से 1.5, कितना बचा, ठीक। तो क्या 2 पॉइंट, चलो मैं ऐसा करता हूँ 2.5 पॉइंट हटाया और एक 0 बढ़ाया, 5.2 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 5.2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मेरे भाई बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या -5,2 और 3√3/2 हो जाएंगे, ये बता दो बस आप। छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है हमने, अगर मैंने कहा ये 2,3 है तो ये डिस्टेंस 3 होता था, ये क्या होता था 2 होता था, यस और नो। तो जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं ओरिजिन से। तो ये डिस्टेंस है 5 को माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस को लिया है, कोऑर्डिनेट में तो माइनस लेते हैं ना। तो बस अब कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास कायदे में हमसे पूछा गया ये वाला वेक्टर बताओ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इससे इसको मिलाओ तो क्या करते थे, -5/2 आई कैप, इससे इसको माइनस कर दो, -3√3/2 जे कैप। ये हमारे पास क्या ये वेक्टर निकल के नहीं आ गया, ये वेक्टर को क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, यस और नो। ये जो हमने किया है ये हमने कहीं पर भी पूरे वेक्टर का यूज़ कहीं नहीं किया। ये मान लो आप 11th क्लास में हो तब मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझा रहा हूँ, बट आप डाउट बताओ कि सर हमको ये डाउट हुआ। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड, तो यार मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं ना हम लोग आसानी से, अंडर रूट करके। एक बार चेक कर लो आंसर जरा, कोई भी एक बालक तब चेक कर रहे हैं, बालकों बुक होगी, एक बुक थी वो हमको दे दी, कोई बात नहीं हम देख लेते हैं। 3rd क्वेश्चन सही है, चलो जी। कोई डाउट, पक्की बात है। तो आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर हमको मान लो ये वाला मेथड समझ आ गया, तो क्या हम बोर्ड में इस तरीके से करके नहीं आ सकते, बिल्कुल करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो टीचर लोग बच्चों को सिंपल समझाने की कोशिश करते हैं बस, ठीक है। चलो दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड इसका देखो जो आप 12th क्लास में करके आ सकते हैं, ये तो थोड़ा सा वेक्टर का यूज़ होगा। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो दोनों क्वेश्चन से बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, तो चलिए देखते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा डायरेक्ट थोड़ा फास्ट करेंगे। वो लड़की वेस्ट में गई है भैया कितना, 4 किलोमीटर, तो मैं इस तरफ इसको लेकर 1 2 3 4, उसका डायरेक्शन अभी इस तरफ है, तो क्या इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ दे सकते हैं, और क्या इस वेक्टर को -4i वेक्टर दे सकते हैं, क्यों, जब i पर गया है तो j और k तो 0 ही होंगे, ठीक है। चलिए फिर ऐसी लाइन थी हमारे पास इस तरीके से, और ये इधर गया था, और ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या -4,0 होंगे, सही बात है। चलो जी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए थे, -5/2 और 3√3/2, यस और नो, बताओ ना। ये पॉइंट तो फाइंड किए थे ना हमने, ये तो आपको करके दिखानी पड़ेंगे। चलो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये हमारा इधर, ये हमारा मान लो ओ पॉइंट है। इसका डायरेक्शन ही बताएंगे, डायरेक्शन को अभी छोड़ा हम बताएंगे कैसे लेना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार ए बी वेक्टर क्या होगा, तो ये भी एंड में आ रहा है बी, तो इससे इसको माइनस करेंगे, यस और नो। तो हमने क्या किया, -5/2 से माइनस किया, क्या माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, यस और नो, /2। तो ये कितना हो गया जी, -5 और 4 2 जा 8, कितना हो गया जी 3/2 आई कैप। कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। और ऐसे इसको माइनस करेंगे, प्लस का 3√3/2 जे का भी हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। ए बी वेक्टर हमारे पास आ गया, और ओ ए वेक्टर हमारे पास है -4i कैप, ठीक। अच्छा, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर मैं इसका डायरेक्शन इस तरफ ले लूं तो क्या इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल लॉ से मैं बोलूँ ओ बी वेक्टर क्या होगा, तो ओ बी वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। हमको यही तो फाइंड करना था बस। ओ ए वेक्टर कितना, -4i कैप प्लस का 3/2i कैप प्लस का 3√2। तो बस इससे इसको सॉल्व कर लो, -4 प्लस का 3/2, ये 2 आया, -8 प्लस का 3, तो आ गया -5/2i कैप और 3√3/2 जे कैप। किसी भी मेथड से आप कर लो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आपका फ़र्ज़ ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि एक 11th वाले फॉर्मेट में समझा और एक 12th वाले में। आप डाउट बताइए कि ये समझ आया ना, -4i कैसे होगा, कोई दिक्कत ही नहीं।
देख लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मिसलेनियस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। खैर इसको समझा तो मैं तुम्हें 1 मिनट में दूंगा, लिखने का थोड़ा प्रोसेस है। क्या दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर है तो क्या ये कोलिनियर वेक्टर नहीं हो गए? चलो देखते हैं। तो कह रहे हैं देन इज इट ट्रू, क्या ये सही बात है? समझना जरा ध्यान से, जरा सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं क्या ये बात ठीक है? अगर नहीं है तो कह रहे भैया बताओ। अच्छा एक बात सुनो यार, अगर ये मैग्नीट्यूड है पक्की बात है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, मतलब स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये भी स्केलर हो गई, ये भी स्केलर हो गई। किन्हीं भी दो स्केलर को ऐड करके अगर वो तीसरे के बराबर आती है तो क्या कभी ट्रायंगल बनता है? कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल इनइक्वलिटी जो हमने पढ़ी है ना, और हमने छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा कि ट्रायंगल में 3 साइड, 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर है तो वो तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि बताओ क्या ये बात ठीक है। अब एक बात समझना, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे बड़े और तरीके से इसको समझना कि मैं इसको समझाना क्या चीज़ चाह रहा हूँ आपको। देखो जरा, अब हमसे ये बोला गया कि ये इसके बराबर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ? क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ? तो आप मना नहीं कर सकते कि सर क्यों कर रहे हो। कर सकता हूँ भैया, सही बात है। अच्छा तो इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सही बात है, क्योंकि ए का स्क्वायर करो या मॉडुलस का स्क्वायर को आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आना, पॉजिटिव भी छोटी क्लासेस पढ़ चुके, ऐसे इसका करेंगे तो ये सी स्क्वायर प्लस 2 BC। कोई डाउट है बताइए, बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। देखो यार यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अच्छा देखो 2 B डॉट सी को क्या ये लिख सकते हैं? कॉस थीटा, सही बात है। अच्छा अगर आपको समझाने के लिए मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ आपको समझाने, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 क्या होता है? 1, ठीक है। अगर थीटा 0 है तो क्या ऐसा हो जाएगा? ये सही बात है, वो तो 0 हो गया। तो ये रे या स्क्वायर, तो ये इस पूरे को अगर मैं a मानूं, इस पूरे को b मानूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है? तो पक्की बात है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या ये बात बराबर नहीं हो गई? ऊपर देखो, ऊपर जो लिखी है, क्या ये बात बराबर नहीं हो गई? अगर ये बात बराबर है तो ये बराबर तभी होगा जब इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। कह रहे हैं ना जस्टिफाई और आंसर। अगर ये नहीं है तो बताओ, है तो बताओ। ये कंडीशन केवल तभी बराबर होगी जब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0। और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, पक्की बात है कोलिनियर है। यस और नो, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बट इसमें प्रॉब्लम ये है सर लिख कर कैसे आएंगे, तो हमने ये जस्टिफाई कर दिया। आप ये लिखेंगे इट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू 0, या कह दो कि थीटा 0 के लिए ही ये कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज हर जगह गलत है। बताओ जरा, कोई बात आप समझाओ, कोई आपको लग रहा है? अब देखना, अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जरा गौर फरमाएंगे, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, लॉजिकल बात है। नंबर तुम्हें मिल गया, बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा। मान लो ये इस तरफ जा रहा है तो ये ए वेक्टर। क्या ट्रायंगल लॉ से हम ये लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर? यस और नो लिख सकते हैं। तो पक्की बात है भैया, ट्रायंगल बना है, क्लियर। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चीज़ देखो, अब ये चीज़ सुनो, क्या है ए वेक्टर का मॉडुलस क्या है? उसका डिस्टेंस। मतलब ट्रायंगल में क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि नहीं दो का सम तीसरे के इक्वल हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो अगर ये कंडीशन है तो ये कभी नहीं हो सकता। आप करो, लेकिन सर आपने कर दिया। हाँ, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? 0। तो जब 0 रहेगा तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगा एकदम, मतलब कोलिनियर। मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए एकदम।
कोलिनियर होना चाहिए ना ये, तो इस केस में हो जाएगा। आप लिख के आएंगे अगर भैया एंगल 0 है हमारा तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। क्या मैं समझा पाया ये बताओ, क्योंकि यार इसमें ना समझाना है बस, लिखने का तो अब ये लिख के आ जाओ भाई, नंबर मिल गए आपको। समझाना ज़्यादा है इसमें, समझो। अच्छा क्वेश्चन था। चलो देखिए, अच्छा कह रहे हैं ये एक दिया गया, ये कह रहे हैं ये यूनिट वेक्टर है, तो भैया एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो यार कुछ नहीं करना, बकवास है। एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, इसका ये यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो इसका निकालो भैया मैग्नीट्यूड। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर 1/3 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। सिंपल था ये तो ना। अच्छा ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ 5 यूनिट, एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 5 हो। अच्छा एंड पैरेलल, और क्या हो पैरेलल किसके, द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब सम, इन दोनों वेक्टर का सम करके जो आंसर आएगा वो इन दोनों वेक्टर का क्या होगा रिजल्टेंट। तो चलो जी इन दोनों वेक्टर को ऐड किया मैंने, मान लो सी वेक्टर आया तो उसका नामकरण करो, तो 3i कैप प्लस जे कैप, बस ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी का क्या है रिजल्टेंट। तो अब एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, सुनो ध्यान से, जो इसके क्या हो पैरेलल। तो भाई साहब इस वेक्टर, अगर मैं सी वेक्टर का ही निकाल दूं यूनिट वेक्टर, तो वो जो यूनिट वेक्टर होगा क्या इसके पैरेलल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बस तो वो क्या कहते हैं, सी वेक्टर से डिवाइड कर दो उसके मॉड्यूलस का, तो 3i कैप प्लस जे कैप, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3/√10 i कैप और 1/√10 जे कैप। तो ये तो आ गया इसका एक ऐसा वेक्टर जो सी वेक्टर के क्या है पैरेलल, लेकिन हमको उसका मैग्नीट्यूड क्या चाहिए 5 का। तो कुछ नहीं करना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है भाई साहब 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जाए 5, सिंपल है मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये कह रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, कह रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। सबसे पहले ये वेक्टर की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा एक चीज़ है, अगर ए वेक्टर ये है तो किसी ने आपसे पूछा कि सर 2a वेक्टर क्या होगा, तो अगर इसका मीनिंग क्या होगा, अगर ए वेक्टर यहाँ तक है तो 2a वेक्टर उसी डायरेक्शन में लेंथ में डबल हो जाएगा इसके बाद, तो ये हो गया हमारा 2a वेक्टर। अगर माइनस होता तो लेंथ डबल होती, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, ये इसका मीनिंग। ठीक, तो 2a वेक्टर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। माइनस बी वेक्टर अगर मैं आपसे बोलूँ निकालो, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 3k कैप। अब 3c वेक्टर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3i कैप। ठीक, अब इन सबको ऐड करना, तो एक बार इनको ऐड कर दो, तो 2a कैप माइनस का b कैप और प्लस का 3c कैप। तो 3 to 5 से 2 3i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। मैं इसको कह रहा हूँ कि एक नया वेक्टर है डी वेक्टर, इसको ऐसे लेट कर लेते हैं। ठीक है, डी वेक्टर मैं इसको लेट कर लिया। अब क्या आपको फाइंड करना क्या है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इसके क्या हो पैरेलल, इसके क्या हो। तो यार इसका क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकाल दो, इसका डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो क्या होगा, जो वेक्टर दिया गया है इसमें इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो जी डिवाइड, 3 3 जा 9, 9 और 2 2 जा 4। तो 9 18 22। तो ये कैसा वेक्टर है, सुनो ये एक ऐसा वेक्टर आया जो कि यूनिट वेक्टर एक तो, और इस वेक्टर के क्या है पैरेलल, क्योंकि कोई भी वेक्टर जो होता है अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसके क्या होता है पैरेलल। दिस इज योर आंसर, सिंपल था ये तो। अच्छा 8 क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ये चीज़ पूछी गई है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बच्चे लोग इसको आधा अधूरा छोड़ के मतलब इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते, इस क्वेश्चन को करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं सो दैट, ये एक पॉइंट ए है ये, और एक ये बी है और एक ये सी, 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। पहले आपको ये प्रूफ करना है, ये 3 पॉइंट्स आपस में क्या है कोलिनियर, कुछ नहीं करना है। पहले तो ए बी वैक्टर निकाल लो, फिर एक निकाल लो आप बी सी वैक्टर, फिर एक निकाल लो आप ए सी वैक्टर, कुछ भी निकाल लो। ठीक है, ऐसा निकालने की कोशिश करते, वैक्टर को निकालो। चलो जी आप, तो 4i कैप और प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप।
चलिए BC वेक्टर निकालो। 11 से 5 गया 6 i कैप और प्लस का 3 j कैप और 7 से प्लस का 9। समझ रहे हो ना, ये मैं करके आ रहा हूँ। BC वेक्टर है, इनसे एक एक करके इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक निकालो AC वेक्टर या CA वेक्टर, कुछ भी निकाल लो। चलो AC निकाल रहे हैं, तो इससे 11 से उनके 8 i कैप और एक चीज़, एक काम ना करो, उसको निकालने की अभी रिक्वायरमेंट, एक चीज़ समझो। अगर मैं इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि इनके जो ये 4 2 6 और ये 6 3 9, ये इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर हम इनका डिवाइड करें, यार वो हंसी नहीं रुक रही इससे एक तो अपनी। 4/6 का आंसर क्या आएगा, 2/3, और ये तो 2/3 है ही, और 6/9 का आंसर क्या आएगा। तो क्या इनके डायरेक्शन रेशियो बराबर आ रहे हैं? अगर इनके डायरेक्शन रेशियो बराबर आ रहे हैं तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं, कोलिनियर। तो आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, सो AB वेक्टर एंड BC वेक्टर आर कोलिनियर। बस खत्म। देखो कोलिनियर के कई सारे मेथड हैं दिखाने के, ये सबसे सिंपल वाला है, तो एक चीज़ तो होगी। बट ये कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। अब समझो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB वेक्टर तो ये हो गया और BC वेक्टर ये है, एकदम सीधे में ये समझना है, पता कैसे चलेगा कि इसमें ऐसा हो जाएगा। तो यार बोलोगे ना तभी तो बताऊंगा। 4/6, 2/3 और 6/9 इनके हमने डिवाइड किए, ठीक है। 4/6 का आंसर कितना आया, 2/3, ठीक है। और ये पहले से ही क्या है, 2/3, और 6/9 का डिवाइड किया कितना है, 2/3। सभी के जो रेशियो हैं बराबर आए ना, ठीक है। कोई बोल दिया अगर स्टार्टिंग, क्या दिक्कत है। चलो जी, अच्छा। तो ये कहने का मतलब AB वेक्टर ये रहा और BC एकदम सीध में, तो पक्की बात है B पॉइंट जो है इसने A और C को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो कह रहे वो रेशियो बताओ। तो ये क्वेश्चन बन गया क्लास 10th का वैसे, लेकिन 3D में प्रैक्टिकली समझो ये क्वेश्चन कैसे करें, प्रैक्टिकली समझना जरा इसको, क्योंकि बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को रटते हैं। प्रैक्टिकली समझो जरा इसको। एक वेक्टर हमारे पास ये भैया A पॉइंट था ये, और ये मान लो हमारे पास ये B पॉइंट है, और ये हमारे पास C पॉइंट है। मैंने O से A को मिलाया, बड़ा मज़ा आया। तो ये क्या, अब OA वेक्टर का नाम चलो लिखते हैं। OA वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, I कैप माइनस का 2J कैप माइनस का K कैप। क्लियर है? नाम तो आसानी से हम लोग लिख ही सकते हैं। ऐसे ही OB वेक्टर, तो OB वेक्टर का नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिख दूँ अलग से मैं। तो OB वेक्टर हमारा हो गया 5i कैप प्लस का 0J कैप माइनस का 2K कैप। ऐसे ही OC वेक्टर, तो OC वेक्टर क्या होगा, 11i कैप 3J कैप और प्लस का 7K कैप। क्लियर है सर? ये वेक्टर आ गया। मैंने इससे इसको मिलाई, एक सीध में है, तो इस B पॉइंट ने इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा, तो ये मान लो K/1, ठीक। अब थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, और आपको मैंने बताया था ये R वेक्टर होता है, ठीक है। तो R वेक्टर का जो फॉर्मूला होता तो क्या बताया था कि दूर वाले का आपस में मल्टीप्लाई होता है। K का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, OC वेक्टर के साथ। तो K का मल्टीप्लाई OC वेक्टर कितना भैया, 11i कैप प्लस 3J कैप प्लस 7 प्लस दूर वालों का 1 का मल्टीप्लाई किसका, इसके साथ। तो सेम लिख दो ऐसे ही, और अपॉन K+1। और R वेक्टर क्या है, R वेक्टर को चलो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। R वेक्टर हमारा क्या है, OB वेक्टर वो कितना है, 5i कैप 0J कैप माइनस का 2K कैप। यस और नो, पक्की बात है जी। अच्छा जी भैया, तो चलो जी इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11K i कैप 3K J कैप प्लस 7K, ऐसे ये भी K है। चलो n ले लें, n रेशियो 1 लेते हैं क्योंकि दो K से कन्फ्यूज़न होगी। n ले लो इसको, तो इसको n ले लेते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना होना कहीं। और अपॉन में क्या हो गया नीचे, K+1, ओ n+1, सॉरी n+1। अगली लाइन में देखो आंसर कैसे आएगा। हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट n की वैल्यू फाइंड करना, यस और नो। अच्छा, क्या मैं n+1 का तीनों में डिवाइड अलग अलग कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11n अपॉन n+1 i कैप, लिख सकता हूँ ना भैया अलग, यस और नो। यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है, दोनों को बराबर रख दो।
और ऐड नहीं किया मैंने। ये तो कोई ड्रामा बंदी थोड़ी ना आकाश, ऐड करना था यार, ज़्यादा ही गलत चीज़ है ये ना। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, गलत क्या है, तुम लोग बहुत शैतान हो, हम बता रहे तुम देख रहे हो, इन्हें करने दो पहले, ये बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में भाग रहे हैं, बाद में सरप्राइज़ देंगे। ये सब देख रहे थे, जैसे मैंने कहा आंसर आ गया, अरे अभी कैसे आ गया, अभी तो ऐड ही नहीं किया आपने। कोई बात नहीं बेटे, टीचर की असफलता बच्चों की सबसे बड़ी सफलता होती है। चलो जी कोई बात नहीं, गलती है तो एक्सेप्ट करो। अब सुनो यार, अब ये जो चीज़ है मैं आई वालों को तो एक साथ ले ही सकता हूँ, तो ये हो गया 11n + 1 i कैप अपॉन n + 1, यस और नो। ऐसे ही इसके साथ जे के साथ देखो, +3n - 2 अपॉन n + 1 जे कैप। ऐसे इसके साथ देखो, प्लस का 7n माइनस का 8 k कैप अपॉन, अब कंपेयर कर दो, i का कोफिशिएंट क्या 5, यहाँ पे क्या भैया बराबर रख दो, तो 5 बराबर 11n + 1 अपॉन n + 1 मल्टीप्लाई 5n + 5 और 11n + 1, 5n से 11n गया तो 1 - 5 हटाओ, माइनस का 4, तो n बराबर क्या 2/3, तो n कितना आ गया, मतलब किस रेशियो में डिवाइड किया होगा, 2:3 में। क्लियर है भैया। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें बस ज़्यादा। n की वैल्यू है ना 2:3 में डिवाइड करेंगे, 2:3 और 2/3 और 1 बन तो कुछ होता ही नहीं है, बन तो कुछ होता ही नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ, हाँ ये बच्चों में डाउट होता है एक्चुअली में, ये बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर k रेशियो बनाया, k का आंसर मतलब n का आंसर आपका है 2/3, 1 कहाँ जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या था, इसके पीछे एक थोड़ा सा वो है, 10th क्लास में पढ़ाते हैं m1/m2, और टीचर ने क्या किया, डिवाइड किया, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, कायदे में देखें आंसर तो यही है ना, इसको n बोल दिया और ये तो 1 है ही, तो जो n आता है वही आंसर होता है, जो n आता है ना वही आंसर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट, समझते हैं क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है। कह रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिए हैं, फाइंड डी वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी। देखो अब एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी पे क्या है, परपेंडिकुलर, पक्की बात है, क्रॉस की बात हो रही है, डॉट की बात नहीं, डॉट में हर जगह डॉट लगाओ, क्रॉस केवल एक जगह लगता है। जब कोई ऐसा तीसरा वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो आपको एक वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस बी वेक्टर। तो जब हमने क्रॉस किया तो पक्की बात है जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक वेक्टर, उस वेक्टर को हमने बोल दिया डी वेक्टर, ठीक। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का हमने नाम दिया डी वेक्टर। क्यों, क्यों ये कहना है एक ऐसा डी वेक्टर फाइंड करो जो इन दोनों पे क्या हो, परपेंडिकुलर। अभी तक केवल मैंने यहीं तक पढ़ा है बस, इसके आगे अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, मान लो क्वेश्चन मान लो यहीं तक है, आगे की कंडीशन बताएंगे आपको। तो चलिए भैया, आई कैप जे कैप और के कैप, तो 1 4 2 3 -2 और 7, तो चलिए भैया, तो आई कैप इसको हाइड किया, 4 7 जा 28 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये तो डिटर्मिनेंट का ही कंसेप्ट है। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 प्लस का के कैप, माइनस का 2 और माइनस का 12। कोई डाउट तो नहीं है यार, ऐसे मत जाओ यार तुम, ठीक है। तो 28 32 आई कैप और माइनस का जी जे कैप और माइनस का 14, ये एक ऐसा वेक्टर निकल के आया डी वेक्टर जो कि ए और बी पे क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा था यहाँ तक, यार इन्होंने आगे भी एक कंडीशन रख दी कि वो तो ठीक है डी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि सी और डी का डॉट करें तो भैया 15 भी आना चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं क्या सी और डी का डॉट करके क्या 15 आ रहा है, तो देखते हैं। 32 दूनी 64, दूर दूर तक नहीं है, हमें पहले से पता है क्या, तो मल्टीप्लाई कर लो, दूर दूर तक इनका आंसर 15 नहीं आ रहा है। अब मतलब डी वेक्टर हमारा गलत हो गया। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक होता तो आंसर एकदम ठीक है हमारा, लेकिन अब इन्होंने एक और कंडीशन लगा दी कि डी वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो, तो मान लो 15 आना चाहिए। आपको ऐसा डी वेक्टर बताना है। अब एक बात सुनो, ये डी वेक्टर ध्यान से सुनेंगे जरा, ए और बी पे क्या है,
परपेंडिकुलर। अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ए और बी वेक्टर है, ये रहा डी वेक्टर, इन पे क्या है परपेंडिकुलर। इसे मैं तोड़ दिया, क्या ये अभी भी परपेंडिकुलर है? क्या ये अभी भी परपेंडिकुलर है? कहने का मीनिंग क्या है, डी वेक्टर में मैं किसी का मल्टीप्लाई कर दूं, किसी का डिवाइड कर दूं, लेकिन ये तो भैया परपेंडिकुलर रहेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्या होता है उसकी लेंथ पे फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात चलो डायरेक्शन की भी, ये वेक्टर इसके क्या है परपेंडिकुलर है, अगर ऐसे आएगा रहेगा तो भी परपेंडिकुलर ही। तो अब मैंने देखा कि डी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 15 नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आपसे कि लेट मैं डी में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 15, क्यों हमें तो 15 लाना है ना, यस और नो। जैसे आपसे कहते थे कि उन दो लोगों की एज का सम 15 है, अब हमको नहीं पता, कहते एक की एक्स है, लेट कर लेते थे ना। ऐसे हमने कहा कि डी वेक्टर का सी से मल्टीप्लाई करने पे 15 नहीं आ रहा है, तो हमने डी वेक्टर के साथ क्या किया, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो हो गया 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। मतलब अब ये डी वेक्टर हमने ऐसा मान लिया कि ऐसा वेक्टर है कि सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे आंसर कितना देगा 15 देगा। ठीक है, तो चलो भैया कर दो इसका सी के साथ। सी वेक्टर क्या है 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 4 के कैप, आंसर कितना देगा 15, ऐसा हमने लेट कर लिया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 लैम्डा, हाँ अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो ये हो गया 64 लैम्डा, यस और नो। ऐसा इसके साथ को माइनस माइनस प्लस का लैम्डा, ऐसा इसके साथ करिए माइनस का 58 लैम्डा इज इक्वल्स टू 15, यस और नो। तो बस ठीक है यार, तो ये 65 से तो माइनस प्लस का 9 लैम्डा इक्वल्स टू 15, लैम्डा हो गया 15/9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। मतलब आप इस वेक्टर में 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर जैसे मैंने क्या किया इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी ये है तो परपेंडिकुलर ही ना, यस और नो। और अब ये ऐसा वेक्टर मिल गया कि सी के साथ मल्टीप्लाई करने पे 15 भी देगा, ये क्या चमका। तो भैया अब मल्टीप्लाई इतना ही छोड़ के चलो ख़त्म करो, कंसेप्ट समझे ना, मैं समझा पाया ना यार कंसेप्ट क्या, ठीक है गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर किसके साथ, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को भैया क्या करो, सम करो, फिर इनका निकालो यूनिट वेक्टर और उसका स्केलर प्रोडक्ट करो इसके साथ, तो आंसर 1 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है, जो यहाँ पे लैम्डा लगा हुआ है। तो चलो सबसे पहले तो इनको ऐड करो, अलोंग द सम बोला है, तो चलो इसको मैं लेट करता हूँ। ये ए वेक्टर है डियर, और ये हमारा बी वेक्टर है, और ये हमारा सी वेक्टर है। चलो इन दोनों को पहले ऐड करते हैं। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को यार ऐड करो, तो एक नया वेक्टर मिलेगा, मैंने लेट कर लिया कि वो डी वेक्टर है। ठीक, तो ये 2 आई कैप है और वो लैम्डा आई कैप है, तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप 4j, तो वो 4 + 2 कितना हो गया 6j, और माइनस का 2k कैप। अब इसका निकालना क्या है यूनिट वेक्टर, तो चलो डी वेक्टर का निकालो यूनिट वेक्टर। तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6j कैप माइनस का 2k कैप, और डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। तो क्या मैं इसको 40 लिख सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, ये आ गया भैया एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इनके सम करके आया है, और इसका डॉट करना है किसके साथ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो चलिए ए वेक्टर डॉट आंसर किसके बराबर है भैया 1 के बराबर। तो चलो रखते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप और माइनस का, हाँ अरे यार तुम लोग डरा दे तो बताओ ना यार, कोई डाउट है क्या। ठीक है, क्योंकि तुम लोग एंड में बताओ कि गलती करवा के, तो पहले बता देना यार। हाँ, इसका आंसर किसके बराबर है 1 के बराबर। तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई कर, आई का इसके साथ 1 हो गया, तो 2 प्लस लैम्डा, इसका इसके साथ प्लस का 6 और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस का 40। तो अच्छा क्या होगा सर, ये लैम्डा प्लस 6
क्या मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड से हट जाएगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर हो गया और ये +2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस का 40। जल्दी से लैम्डा स्क्वायर 6 6 जा 36 प्लस 12 लैम्डा 2 2 जा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा, अब तो खैर बच्चों वाला बच्चा 12 से 4 गया 8 लैम्डा, 40 4 44 और माइनस का 36, तो 8 लैम्डा इक्वल्स टू 8। भैया आंसर चेक कर लेना है, 1 आना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी हमने। सही है, बहुत सही। कोई डाउट? क्या मैंने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फास्ट ओपन कर दिया? ठीक है, ख़त्म, टाटा। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे ही मैंने यहाँ तक पढ़ा, इसके बाद में आगे नहीं बढ़ा, मैंने कहा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। और ये सब आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझको ये गिवन है? बोल सकता हूँ भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इतना गिवन है। कह रहा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है सी वेक्टर का। ठीक है, अच्छा। फिर कह रहे हैं सो दैट इन तीनों वेक्टर को मैंने ऐड किया तो एक नया वेक्टर मिलेगा, वो इक्वली इंक्लाइन है वेक्टर ए बी और सी। तब समझो क्या कहना चाह रहे हैं, एक और मिल जाता। हद है यार। चलो देखो, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये आपस में क्या? परपेंडिकुलर। इन तीनों वेक्टर को मैंने क्या किया? ऐड करके नया वेक्टर बनाया। मान लो ये रहा, इसने एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बनाया। ऐसा हमको प्रूफ करना है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या? एंगल की बात आ रही है, इक्वली इंक्लाइन, मतलब आपको ये दिखाना है कि इनके बीच का एंगल क्या है भैया? आपस में बराबर है। ठीक, अच्छा। किस वाले वेक्टर का? वेक्टर है ए वेक्टर, जो नया वेक्टर हमको मिला, इनको ऐड करके ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर को ऐड करके एक नया वेक्टर मिला। कह रहे हैं इसने ए बी और सी के साथ बराबर एंगल बनाया। जब कभी बात आए एंगल फाइंड करने, डॉट प्रोडक्ट। क्यों सर? क्रॉस के लिए तो केवल एक ही कंडीशन है, जब आपको तीसरा वेक्टर फाइंड करना है और वो दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर, बस। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है। तो मैंने आपसे बोला कि एक तो वेक्टर ये है और एक वेक्टर, इनके बीच का क्या आप लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर मैं फाइंड करूँगा इनके बीच का एंगल, फिर मैं फाइंड करूंगा इनके बीच का एंगल, यस और नो। और ये तीनों एंगल आपस में क्या आने चाहिए? एक बराबर। तो बस कैसे फाइंड करेंगे, मैं एक का करके दिखा रहा हूँ, फिर बाद में हम लोग लिख देंगे सिमिलरली, और आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है क्योंकि बहुत लेंथी जाएगा फिर। तो चलिए इसको लिखा रहने तो मैं इसके आगे का बताता हूँ। इनका क्या होगा जी? डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा जी इनका? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो। तो क्या हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मॉड्यूलस ए वेक्टर मॉड्यूलस बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये ए है और इस पूरे को लेट कर लो बी। ठीक है, तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा। अगर कोई डाउट लग रहा है आपको तो आप डाउट बताइए कि सर ये डाउट है। हे भगवान। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ए का ए के साथ होगा तो मॉडुलस ए का स्क्वायर, ए का बी के साथ होगा उसकी वैल्यू क्या है? 0। ए का सी के साथ होगा उसकी वैल्यू क्या है? 0। कंफर्म है? ठीक है सर। कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगे आप रोक देना। तो एक ए से एक ये कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास कॉस थीटा निकल के आ गया? क्या हमारे पास कॉस थीटा निकल के ये आ गया? अरे कोई डाउट, ये इस तरफ आ गया ना डिवाइड में। अच्छा, ये कहना चाह रहे थे आप? मैं चेक कर रहा था आप लोगों को कि आप लोग ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैंने इसके बीच का मल्टीप्लाई किया, ऐसे बी का इसके साथ करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, सी का इसके साथ करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल इक्वल आएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत माना है सॉल्यूशन। उन्होंने कहा यार बात हो रही है एंगल की, तो एंगल बताओ। अब ये कोई एंगल थोड़ी ना है, तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करो। तो उन्होंने क्या लॉजिक लगाया? उन्होंने ये लॉजिक लगाया, ए वेक्टर बी वेक्टर
सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर निकाला, तो क्या इसके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। आ जाओ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझना थोड़ा अच्छे से, प्लस 2। अब देखो ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0, तो वो पूरा क्या होगा जी? 0। अब मॉडुलस ए, मॉडुलस बी और मॉडुलस सी आपस में क्या है जी? इक्वल है। तो क्या मैं मॉडुलस बी की जगह मॉडुलस ए लिख सकता हूँ, सी की जगह मॉडुलस ए, इनको ऐड किया तो 3 मॉडुलस ए का स्क्वायर, और ये हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। अब सुनो, स्क्वायर जब हटेगा तो क्या निकल के आएगा? अंडर रूट, लेकिन प्लस माइनस बट माइनस नहीं आएगा, मॉडुलस है। तो क्या इसकी वैल्यू ये आ गई? मॉडुलस ए √3, यस और नो? और क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ? ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कॉस थीटा क्या हुआ देखो जरा, इसकी वैल्यू क्या है? कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना निकल के आया? कॉस इनवर्स 1/√3। ये जो थीटा आया है ये इन दोनों के बीच का आया है। सिमिलरली, अब सारा काम दोबारा मत करना, मैथ्स में क्या होता है, जो चीज़ बार बार होती है उसको हम क्या लिख देते हैं? सिमिलरली। ऐसे बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी का जो होगा तो उसमें भी थीटा यही आएगा। ऐसे सी वाले का इसके साथ होगा तो भी थीटा यही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्वली इंक्लाइन है। डाउट बताइए। बहुत से सॉल्यूशन आप देखेंगे उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है, कॉस थीटा यह है, फिर उन्होंने कहा सिमिलरली एंगल यही आ जाएगा। बट कुछ लोग कहते नहीं यार, एंगल को थोड़ा न्यूमेरिक नंबर में निकाल के दो, वेक्टर फॉर्म में मत करो। बट आप डाउट बताइए। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए प्लस बी वैक्टर डॉट ए प्लस बी वैक्टर का आंसर ये आएगा। ये साइन होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए और बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। सही बात है, इसको प्रूव करना। तो चलो भैया प्रूव करते हैं इसको, है इनका चलो मल्टीप्लाई करिए। तो क्या आएगा? ए का एक के साथ मॉडुलस ए स्क्वायर और बी का बी के साथ मॉडुलस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। यस और नो? लेकिन आंसर तो हमारे पास ये है, आंसर तो हमारे पास ये आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, ये चीज़ 0 होनी चाहिए। और ये चीज़ 0 कब होगी? ए डॉट बी 0 कब होता है? जब वो दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी कितना होगा डियर? 0। तो पक्की बात है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो बस दिस इज योर आंसर, एक नंबर का था ये। ठीक है, हाँ ये देखो कह रहे हैं कि ए डॉट बी का 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। दो एंगल हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो उनके बीच में एंगल बताइए। कुछ नहीं करना, देखो जरा ए डॉट बी क्या होता है जी? अच्छा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी? क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, समझो ना, ए डॉट बी की वैल्यू ये, और इसे ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब ये सब उस तरफ जाएंगे तो सब किस में चले जाएंगे? 0 में चले जाएंगे। ये सब मल्टीप्लाई उधर 0 में जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है। तो थीटा बताओ क्या होगी? यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़ है, समझना। ऑल शुगर टू कॉपी से समझो, ऑल शुगर टू कॉपी से कि जो कॉस होता है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर जो ये थीटा होता है, मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, ये 0 से लेके 180 तक होता है। ये 0 से लेके कहाँ तक? यहाँ तक। इतने पोर्शन में तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो पक्की बात है 0 से लेके 90 तक ही तो होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? जो थीटा हमके ऑब्जेक्टिव है, थीटा की वैल्यू 90 के बराबर या उससे छोटी, 0 के बराबर। दिस इज योर आंसर। अब ऑप्शन देख लेना कौन सा होगा, क्योंकि फोर्थ में होता है, बट फोर्थ में तो जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि थीटा ही हमारा 0 से 180 होता है, और इसमें नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है सर। अच्छा, 17 देखते हैं। कह रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। जैसा ही इन्होंने बोला यूनिट है, तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा जी? 1। ठीक है, फिर कह रहे हैं थीटा की वैल्यू फाइंड करो जब a प्लस बी भी क्या है? यूनिट वेक्टर है। मतलब a प्लस बी यूनिट वेक्टर, इसका जो आंसर, इसका जो मॉडुलस होगा वो किसके बराबर होगा?
यही तो हमको फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। ये कह रहे हैं a प्लस बी, जो एक नया वेक्टर मिलेगा वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर, तो उसका मॉडुलस तो बनी होगा ना। कर दो भाई साहब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मॉडुलस a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो 1 प्लस 1 2 a डॉट b, किसका 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये उस तरफ जाएगा, तो a डॉट भी हमारे पास क्या भैया माइनस का 1/2 हो गया। बट हमको फाइंड क्या करना है, थीटा, तो क्या हम a डॉट b को ये लिख सकते हैं फॉर्मूला जो इसका cos थीटा, यस और नो, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो cos थीटा कितना आ गया माइनस का 1/2। अब cos में यार देख लो माइनस 1/2 किसका आता है, तो खैर देख लेते चलो, ऑल सिक्वल टू कॉपी आपको आना चाहिए। cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 की, cos 60 बोले तो चलो 60 लिखते हैं। अब ये माइनस है और माइनस को करना है प्लस, कैसे होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या मैं माइनस cos 60 को ये लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 60, क्योंकि देखो cos 180 माइनस थीटा किस में गए, सेकंड में cos होता है नेगेटिव, 180 है तो नो चेंज। ठीक है सर, तो आ गया cos 120, मतलब थीटा हमारा कितना आ गया जी 120 डिग्री। अब 120 को रेडियन में चेंज कर दो, पाई अपॉन तो 2π/3। ठीक है सर, दो ऑब्जेक्टिव बच्चे अपना लपेट देंगे अभी। चलिए दो और बचे देख लो जरा। अब इसमें तो यार वही वाले है, क्रॉस आ गया ना, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था ये I होता है, ये J होता है और ये K होता है। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होता है जी, प्लस होता है। तो चलो अब कुछ नहीं बचा, इसमें I है डॉट J क्रॉस K, J से K पर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव को क्या बचा I, तो I। ठीक, चलिए जी प्लस I से K पर जा रहे हैं, I से K पर मतलब हमारा जो डायरेक्शन है हम उसके क्या जा रहे हैं अपोजिट, तो पक्की बात है क्या आएगा माइनस, और क्या बचा J, तो माइनस का J, तो ये माइनस मैं यहाँ उठा के क्या यहाँ पे लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, प्लस K, I से J क्या बचा K, तो I डॉट I 1, J डॉट M 1, और ये कितना हो गया 1, आंसर भी ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि जब ये बराबर दिया गया है ना तो थीटा बताओ। अब ये थोड़ा ठीक है, अब देखना जरा, A डॉट B है मॉडुलस है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, पहले एक बात समझो रहा, A डॉट B क्या होता है, A डॉट B होता है मॉडुलस A मॉडुलस B, इसको समझना अच्छे से, cos थीटा। A क्रॉस B क्या होता है, मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा एन कैप, मतलब एक डायरेक्शन भी होता है इसमें। ठीक, मैंने कहा इसका करो मॉडुलस A डॉट B का, तो जब मॉडुलस होगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि A डॉट B का मॉडुलस होगा तो क्या मॉडुलस A मॉडुलस B और मॉडुलस cos थीटा। अब आप कहोगे सर इसके पास था तो आपको एक और मॉडुलस लगाना था, कितने भी मॉडुलस लगा लो आंसर तो हो जाएगा। चलो A क्रॉस B करो, तो ये मॉडुलस और ये मॉडुलस साइन थीटा, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉडुलस क्या है 1, इसको लिखो या फिर मत लिखो। कह रहे हैं ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं बराबर हैं तो एंगल होता है। यार एक बात बताओ, ये इसके बराबर ये इसके, तो ये इसके बराबर ही तो होगा। और cos थीटा साइन थीटा कब बराबर होते हैं 45 पे, जब थीटा क्या होता है हमारे पास 45। अब एक बच्चा कहेगा सर हमें नहीं पता, तो ऐसे कर लो इसको, देखो cos थीटा बराबर साइन थीटा, cos उस तरफ लेके जाओ तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन अपॉन cos क्या होता है, और tan में 145। तो भाई साहब वेक्टर ख़त्म, वेक्टर ख़त्म। अब क्या शुरू, ठीक है।